नमस्कार, स्वागत है आपका सिटीजन जर्नलिस्ट यंगिस्तान में। इलेक्शन रिजल्ट्स आने में बस अब कुछ ही दिन बाकी हैं और यहाँ दिखाई देगी एक नई सरकार, आपकी चुनी गई नई सरकार। लेकिन फिलहाल सीजे यंगिस्तान पर समय है आपके मुद्दों का, आपकी बातों का। ये दिखाते हैं क्या कुछ है आज के इस एपिसोड में। देश में बेरोजगारों की बढ़ती आबादी शायद आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है। 2010 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवाया, लेकिन मुझे वहाँ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। 25 साल के हो गए हैं और घर के लिए कुछ कर सके, अनएम्प्लॉयड ही रह गए हैं। वो दिन 30 सितंबर 2009 का था जब मेरे 22 साल के बेटे हिमांशु को बेरहमी से पीटा गया और गोली मार के हत्या कर दी, क्योंकि उसने आनंद विहार के पेट्रोल पंप की चारदीवारी पर पेशाब की थी। 4.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद कड़काडूमा कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। युवाओं के लिए नौकरी मिलना, जॉब अपॉर्चुनिटीज एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और गवर्नमेंट द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सिर्फ मुट्ठी भर लोगों को नौकरी दिला पाती है। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बार इलेक्शन में बड़े बड़े वादे तो किए हैं, लेकिन देखना ये है कि नई सरकार युवाओं के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में कितनी सफल रहती है। देश में बेरोजगारों की बढ़ती आबादी शायद आज भारत की सबसे बड़ी समस्या है। पूरे देश में करीब 900 से ज्यादा रोजगार कार्यालयों की स्थापना के बावजूद आज के युवा के लिए नौकरी तलाशना मुश्किलों से भरा है। क्या रोजगार विनिमय कार्यालय ठीक से काम कर रहा है या नहीं, इसीलिए हमने इसकी जांच करने का फैसला किया। दिल्ली के राजेंद्र नगर में रोजगार कार्यालय के बाहर का ये नजारा है। हमने यहाँ पर 2 घंटे के लिए अपना कैमरा लगाया और हैरानी की बात ये थी कि 2 घंटे तक यहाँ से ना तो कोई बाहर आया और ना ही अंदर गया। और ये हफ्ते की शुरुआत की सुबह थी। उम्मीद यही की जाती है कि नौकरी देने वाला ये कार्यालय बेरोजगार युवाओं से भरा होगा, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं। दिल्ली में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के इस ब्रांच में एक भी युवा दिखाई नहीं देता। ये ऑफिस कितना उपयोगी है इससे साफ पता चलता है। हमें कैमरे अंदर ले जाने की इजाज़त तो नहीं दी गई, लेकिन जब मैं अंदर गई तो मुझे ये बताया गया कि वोकेशनल ट्रेनिंग और करियर काउंसलिंग जैसी सुविधाएं सिर्फ कागज़ तक ही सीमित हैं। शायद यही कारण है कि युवाओं का इस सिस्टम पर से भरोसा उठता जा रहा है। कई लोगों को तो इसके होने का पता भी नहीं है। पच्चीस साल का महेंद्र 4 साल से नौकरी की तलाश में 2010 में फाइनेंस में डिप्लोमा भी कर चुके हैं। कई जगह पर नौकरी के लिए आवेदन करने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली है। महेंद्र, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में पता है? नहीं मैडम, मेरे को पता नहीं है और मैं इस पे विश्वास भी नहीं रखता गवर्नमेंट पे। सुबह लोगों को जाते हुए देखते हैं, काम में जाते हुए लगता है कि मैं भी जाता। और थोड़े बहुत इस उम्र में मतलब इस 25 साल के हो गए हैं और घर के लिए कुछ कर सके, कुछ अनएम्प्लॉयड ही रह गए हैं। अगर वो रोजगार कार्यालय में चले भी जाते हैं तो क्या कुछ फर्क पड़ता, इसकी उम्मीद बहुत कम है। अमित ने 2010 में भोपाल से होटल मैनेजमेंट की डिग्री ली, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के 4 साल के बाद भी वो बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं। 2010 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी। उसके बाद मैंने अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर करवाया, लेकिन मुझे वहाँ से अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं वहाँ कई बार गया, लेकिन वो लोग कहते हैं कि मार्केट में अभी कोई जॉब अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में बगैर नौकरी के गुजारा करना बेहद मुश्किल है। हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में बेरोजगारी भत्ते के रूप में मामूली सी रकम दी जाती है, जबकि राजधानी दिल्ली में ये भी नहीं है। आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलता है क्या? नहीं, दिल्ली में तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ पे ऐसा कुछ सुविधा नहीं दी जाती है। अब नजर डालते हैं कुछ तथ्यों पर। हर साल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रख रखाव में 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। हकीकत तो ये है कि आवेदकों को ना ही कोई करियर काउंसलिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। ये लाखों लोगों को रोजगार दिलाने के अपने प्राथमिक उद्देश्य में भी असफल रहा है। आंकड़े बहुत गंभीर तस्वीर दिखाते हैं। पिछले 4 सालों में रोजगार कार्यालय के आंकड़े के अनुसार 2011 में 1,44,017 पंजीकृत हुए और सिर्फ 175 की प्लेसमेंट हुई।
2012 में 1,38,327 लोग पंजीकृत हुए। उनमें से केवल 1% यानी करीब 1349 लोगों को ही रखा गया। 2013 में लगभग 1.5 लाख लोग पंजीकृत हुए और बहुत चौंकाने वाली संख्या 73 लोगों को ही रखा गया। 2014 में केवल 36,298 में 10 लोगों को ही नौकरी मिली। अमित, ये बताइए, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। अमित जैसे युवा जो बेरोजगार हैं और पहली बार मतदाता भी, रोजगार कार्यालय इनके लिए एक बंद दरवाजा है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे तो भरोसा भी नहीं रहा, तो लोग ऑनलाइन ही सब कुछ अपनी वैकेंसीज वगैरह देखते हैं, रिक्रूटमेंट देखते हैं, कहाँ निकली है जॉब, तो अब लोग वहाँ जाना प्रेफर भी नहीं करते। अर्शदीप ने ब्रिटेन के लीड्स विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की, लेकिन पिछले 2 साल से कोई भी नौकरी नहीं मिली। After coming back and when I started to apply at different job portals, but nothing happened. I mean, I was not even called for an interview. बहरहाल हर राजनीतिक पार्टी बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी दिलाने का वादा करती है। हताशा और टूटे सपने अब युवाओं को हर वक्त डराते हैं। हर कोई यही चाहता है कि जो भी सरकार सत्ता में आए वो देश के युवाओं को बेहतर नौकरी के अवसर दिलाए। पॉलिटिक्स और इलेक्शन के हल्ले गुल्ले के बीच पिछले हफ्ते दिल्ली में एक बस्ती में आग लग गई। हजारों झुग्गियां जलकर राख हो गईं। फिर शायद ये समय का तकाजा ही है कि सिविक अथॉरिटीज जो इस समय गवर्नर्स रूल में हैं, यहाँ बढ़ चढ़ कर रिहैबिलिटेशन का काम कर रही हैं। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बंगाली बस्ती में आग लग गई, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की जिंदगी पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। ज्यादातर बंगाल से आए प्रवासी लोगों का ये घर हुआ करता था। भीषण आग लगने के कारण यहाँ पर सिर्फ अब मलबा ही बचा है। ज्यादातर महिलाएं यहाँ पर दूसरों के घर में काम करके अपना घर चलाती थी। 1 हफ्ता हो गया है। करीबन 100 से ज्यादा अस्थायी टेंट हर जगह दिखाई देते हैं, जिसमें 3 से 4 परिवारों को एक साथ रख दिया गया है। मेरा कुछ भी बचा नहीं, यहाँ से एक माचिस का तिल्ली भी हम नहीं निकाल पाया है। कुछ भी नहीं बचा, बस बच्चे बचे और हम लोग बचे, और कुछ नहीं बचा। अभी तो सारे जला हुए हैं। अभी तो ऐसे पड़ा हुआ हम लोग, कुछ है नहीं। चुनाव का माहौल है तो थोड़ा सा उसका प्रभाव आप यहाँ देख सकते हैं। जब हमारा कैमरा इस जगह पहुँचा तो हमने देखा कि खाना एक दिन में 3 बार दिया जा रहा था। दिल्ली जल बोर्ड का टैंकर भी पीड़ित लोगों के लिए पीने का पानी हर 2 घंटे में उपलब्ध करा रहा है, और सरकार ने पीड़ित परिवारों के लिए 5,000 रुपए का मुआवजा देने का वादा भी किया है। मैंने तो सुन लिया 5,000 रुपये करके देगी, यही सुन लिया। टीन देगी, बांस देगी, घर उठाने के लिए। दिल्ली एलजी चला रहे हैं, लेकिन नागरिक अधिकारी पहले की तुलना में ज्यादा फुर्ती से काम कर रहे हैं। 5,000 से एक बच्चा तो थोड़ा थोड़ा हो जाता है। एक बच्चे 3-4 बच्चे परिवार ज्यादा है, कैसे गुजरा होगा? 5,000 से नहीं होगा ना। जो नुकसान हुआ है उसी हिसाब से जो 5,000 दे रहा है उसी में से कुछ नहीं होगा, तो इससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए। विडंबना की बात तो ये है कि 6,000 आबादी की इस बस्ती में अभी तक आम सुविधाएं नहीं थी, लेकिन अब पानी की और शौचालय की सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। मोबाइल एमसीडी शौचालय भी यहाँ मौजूद हैं, चाहे वो सिर्फ नाम के लिए ही क्यों ना हो। अगर आप भी अपने आसपास कुछ इंटरेस्टिंग देखें तो हमें भेज सकते हैं ibncj.com पर। आपने हमें भेजी अपनी सेल्फीज जो आपने खींची थी अपना वोट डालने के बाद, और हमने बनाया है ये पिक्चर कोलाज। सीजे यंगिस्तान पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाते जाते हम दिखाते हैं आपको एक खास कहानी। दिल्ली की मुनीर का बस्ती में जहां पानी, शौचालय और सड़कें तक नहीं पहुंची हैं, वहां पहुंचा है एक नया डांस फॉर्म। हिप हॉप के जरिए यहां स्लम के बच्चे सीख रहे हैं जिंदगी से लड़ने का एक और तरीका। मैं अक्सर 12th क्लास में पढ़ता हूँ और मैं 3 साल से बिलोंग कर रहा हूँ। मेरी बस्ती राजधानी के बीच में है, जहाँ पर बुनियादी सुविधाएं मिलना बेहद मुश्किल है।
लेकिन अब हमने अपनी बात रखने के लिए एक नया रास्ता खोज लिया है। इस सब से राहत पाने के लिए अब हम कला का सहारा ले रहे हैं, जहाँ पर हर दिन बहुत मुश्किल और कठिनाई से निकलता है। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे बीच बीच में छोड़ना पड़ता था स्कूल, क्योंकि मुझे घर चलाना पड़ता था, मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ती थी। उसके लिए मैंने बहुत सी जॉब भी करी है, इवेंट्स करे हैं, डिलीवरी का करा है, वेटर का काम करा है। अवसर मिलना यहाँ पर बेहद मुश्किल होता है। शिक्षा का अधिकार, शौचालय, साफ पानी, सरकार की कोई भी योजना यहाँ नहीं है। स्लम में ज़्यादातर तो बिजली और पानी की दिक्कतें होती हैं, और टॉयलेट जो होते हैं वो दूर होते हैं काफ़ी, और सरकार भी हमें ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रही है। गवर्नमेंट स्कूल तो है पर उसका लेवल अच्छा नहीं है अभी। लेकिन डांस है जिससे हमें एक नई दुनिया मिल रही है, और इस वजह से हमारे नज़रिए में बदलाव आ रहा है। हम कलाकार हैं, यहाँ पर लोग रुककर हमारी प्रतिभा देखते हैं। मैं बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे को सही राह मिल गई। मैं बीबॉइंग कर पाता हूँ, करता हूँ, सिखाता भी हूँ। मगर मेरे जैसे बहुत से गरीब बच्चे हैं जो उन्हें कोई राह नहीं दिखती और वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। आज मैं नहीं, मुझ जैसे कई बच्चे डांस की ये शैली सीख रहे हैं, जो हमें अब एक नई पहचान दे रहा है। लेकिन हमारी उम्मीदें और हमारी बुनियादी अधिकारों का जवाब मिलना अभी बाकी है। अब मैं ना स्कूल जाता हूँ ना कहीं, तो बस ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लेता हूँ, क्या पता इससे ही थोड़ा आगे बढ़ जाऊँ। हमारे जैसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो पढ़ नहीं पाते आगे, उनके लिए एक कॉलेज या स्कूल बनाना चाहिए पहले तो। और मैं आशा करता हूँ आने वाली सरकार गरीब बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे, उन पे फोकस करे और उन्हें पूरी सपोर्ट करे। मैं सीजे अक्षय आईबेन के लिए। वेलकम बैक। पीके शर्मा अपने बेटे की मौत के इंसाफ के लिए पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं। वो हमारे साथ सिटीजन जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं और अब सालों की जद्दोजहद के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आकांक्षा प्रदीप पीके शर्मा से मिली और तैयार की ये सीजे फॉलोअप रिपोर्ट। मेरा नाम पीके शर्मा है। मैं कुछ साल पहले सिटीजन जर्नलिस्ट बना था मेरे बेटे को न्याय दिलाने के लिए, जिसकी की निर्मम हत्या मसीह पेट्रोल पंप दिल्ली में 2009 में कर दी गई थी। वो दिन 30 सितंबर 2009 का था जब मेरे 22 साल के बेटे हिमांशु को बेरहमी से पीटा गया और गोली मार के हत्या कर दी गई, क्योंकि उसने आनंद विहार के पेट्रोल पंप की चारदीवारी पर पेशाब की थी। हिमांशु पोलीयूरिया से पीड़ित था, जिसमें उसी वक्त पेशाब जाना बेहद जरूरी होता है, लेकिन पेट्रोल पंप पर कोई भी ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मेरा बेटा बहुत अच्छा लगा। मेरा दिल टूट गया था। मैंने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन मेरी कहीं भी कुछ सुनवाई नहीं हुई। तब मैंने सिटीजन जर्नलिस्ट टीम के साथ हाथ मिलाया और अधिकारियों के सामने जाने का फैसला किया। I have now contacted CNN, IBN, and will continue my fight for the justice of my son with their help. मसीह के खिलाफ हम बहुत दिन से फाइट कर रहे हैं। इंक्वायरी कर रहे हैं, इंक्वायरी अफसर आपको रिप्लाई दे देगा, बता देंगे। मेरे बेटे का मर्डर हुआ, ठीक है, और मुझे प्रेस वालों को अंदर लेके जाना है। दैट्स ऑल। सीजे प्लेटफॉर्म से मुझे बहुत इंकरेजमेंट मिला है। उन्होंने हमें बुला के काफ़ी इंकरेजमेंट दिया। और अब अंत में 4 साल के लंबे इंतजार के बाद और कानूनी लड़ाई के बाद अदालत ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। 4.5 साल की लंबी लड़ाई के बाद अप्रैल 2014 में कड़काडूमा कोर्ट ने 5 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है और 2 लोग अभी तक फरार हैं, जिनके लिए हमारी लड़ाई जारी रहेगी और जब तक कि उनको सज़ा नहीं मिल जाती है। इस फैसले से हमें राहत तो है, लेकिन मेरे परिवार के लिए मामला कभी भी बंद नहीं हो सकता। सिर्फ ये मुझे संतुष्टि हुई है कि जिन लोगों ने उसके साथ ऐसा किया है उनको ये सज़ा मिली है, लेकिन एक माँ के लिए ये खुशी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं कुछ हद तक अपने बेटे को न्याय दिला पाया हूँ, लेकिन मेरी लड़ाई ये जारी रहेगी जब तक कि मैं बाकी अन्य दोषियों को सज़ा नहीं दिला पाता हूँ जो कि फरार हैं, और जब तक पेट्रोल पंप बंद नहीं होता है। पिछले हफ्ते एक इंसिडेंट के बाद मुंबई पर सेफ सिटी होने पर एक प्रश्न चिन्ह सा लग गया है।
भीड़ भड़ाके भरे एक बाजार में एक महिला से छेड़छाड़ की गई। जब उनके पति संजय प्रसाद ने इस पर अपनी आवाज़ उठाई तो 6 अनजान व्यक्तियों ने उन पर हमला बोल दिया। अब संजय बने हैं सिटीजन जर्नलिस्ट और वो पूछ रहे हैं कि क्यों इस भीड़ में एक व्यक्ति ने भी उनका साथ नहीं दिया। मेरा नाम संजय प्रसाद है और मैं बीते शनिवार यानी 26 तारीख को इसी साईनाथ बाजार में अपनी पत्नी और एक दोस्त के साथ मार्केटिंग के लिए आया था। और यही शॉप है जहां पर मैं खड़ा था, मेरी पत्नी भी यहां पर मौजूद थी, मेरा दोस्त भी यहीं पर था। मैं कुछ इस तरह खड़ा था और मेरी पत्नी यहाँ पर खड़ी थी और तभी उसने देखा कि एक जो पास में लड़का खड़ा है वो उसे ल्यूड रिमार्क्स पास कर रहा है। उसने मुझे बताया और उसके बाद मैंने उसे यहाँ पर बुलाया और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उससे फिर मेरी गर्मा गर्मी हुई, बहसाबसी शुरू हुई और मैंने उसे धक्का भी दिया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो अपने कुछ साथियों के साथ जो उसके साथ में खड़े थे वो उन्हें लेके आया। करीबन 5 से 6 उसके साथी थे वहाँ पर और वो उन्हें लेकर आया और उसने मेरे ऊपर कह सकते हैं कि पूरी तरह से हमला कर दिया और मुझे मारने पीटने लगा। मेरी पत्नी भी बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन उसे भी धक्का दिया गया। मेरा दोस्त भी था, उसने भी बीच बचाव करने की कोशिश की, उसे भी धक्का दिया गया। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, शॉपकीपर्स हो या फिर सेल्समैन हो या फिर जो लोग यहाँ से रोजाना गुजरते हैं इस मार्केट से, सभी ने देखा कि एक लड़के को उसके परिवार के सामने मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश तक नहीं की। जो लड़का था पूरी तरह से एग्रेसिव था और गाली गलौज कर रहा था, मारपीट कर रहा था और उसके साथ में जो लोग थे वो काटने की बात कर रहे थे कि इन्हें काट दो, इन्हें पार्सल करके भेज दो। इस तरह से उसे प्रोत्साहित कर रहे थे, पूरे मॉब को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वो ऐसा कुछ करे कि इस लड़के को काफ़ी हर्ट हो। मैं दिखाना चाहूँगा कि सर पर यहाँ पे जो चोट आई थी, टाके भी लगे थे, यहाँ पर सर पर वार किया। ऐसी घटनाएं हमेशा इस तरह की होती रहती हैं। ल्यूड रिमार्क्स, ल्यूड कमेंट्स जो होते हैं इस तरह से पास हमेशा किए जाते रहते हैं। जो लड़कियां जाती हैं, जो महिलाएं जाती हैं, उन पे कमेंट्स किए जाते हैं, ल्यूड कमेंट्स किए जाते हैं, डबल मीनिंग जैसी बातें की जाती हैं। मैं अपील यही करना चाहूँगा, लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, अगर उन्हें कोई छेड़ता है तो उसको ऐसे ही ना जाने दे, क्योंकि कभी भी वो कहीं भी, चाहे जुहू चौपाटी हो, चाहे भीड़ भाड़ का एरिया हो, कहीं भी वो इसका शिकार हो सकती हैं। वो इस चीज़ को आगे लाएं, ना कि इसे दबने दे। जी हाँ, सिटीजन्स अपनी बात कह चुके हैं, अपना वोट डाल चुके हैं और अब समय है रिजल्ट्स का, एक नई गवर्नमेंट बनने का। आप भी हमें अपनी राय भेज सकते हैं IBNCJ.com पर, फेसबुक और ट्विटर से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल अगले हफ्ते तक पूरी टीम की तरफ से नमस्कार और गुड बाय।